we have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. सजाए मौत का ऐलान हुआ तो कोर्ट रूम में खुशी का माहौल था, तालियां गूंज रही थीं। उस रोज कोर्ट एक किले में तब्दील कर दी गई थी। आसपास सेना और पुलिस के जवान तैनात थे। दूर दूर तक सड़कें सुनसान थीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब था। पूरी राजधानी में एक अस्वाभाविक सा सन्नाटा पसरा था। घरों में लोग दुबके हुए बैठे थे। उनकी टीवी पर, उनके फोन पर कोर्ट की कार्रवाई लाइव दिखाई जा रही थी। दोपहर थी जब जज ने फैसला सुनाना शुरू किया। 450 पन्नों की रीडिंग करीब 2 घंटे तक चली। इस बीच कोर्ट के दरवाजे से कुछ दूरी पर एक जमावड़ा था। ये वो लोग थे जिनके परिवार वाले पिछले बरस के प्रदर्शनों में मारे गए थे। उनके हाथों में अपने लोगों की तस्वीरें और बैनर थे। वो आरोपी के लिए मौत की सज़ा की मांग कर रहे थे। उनकी मांग सुन ली गई। देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए सजाए मौत का ऐलान हुआ। ये पहली बार था जब बांग्लादेश के किसी पूर्व प्रधानमंत्री को मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सज़ा दी गई हो। ये सब कुछ 17 नवंबर को हुआ। इसके पहले 4 दिनों तक ढाका में दूसरे पक्ष की आवाज़ गूंज रही थी। कुछ लोग उसी राजधानी में कोर्ट की कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। अशांति और हिंसा का माहौल था। बम धमाके, आगजनी और झड़पों की खबरें आम हो गई थीं। विरोध कर रहे इन लोगों की लीडर 1800 किलोमीटर दूर भारत की राजधानी दिल्ली में थी और कह रही थी कि ये मुकदमा राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से भरे माहौल में चलाया जा रहा है। तो सच क्या है? शेख हसीना पर आरोप क्या थे? कोर्ट ने उन्हें मौत की सज़ा क्यों सुनाई? हसीना का इन सब पर क्या कहना है? क्या हसीना का राजनीतिक भविष्य अब हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है? सवाल ये भी कि क्या भारत उनके प्रत्यर्पण के लिए राज़ी होगा? आज इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोज़ाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आप जानते हैं कि शेख हसीना को पिछले बरस अगस्त में छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, जिसके बाद वो देश छोड़ करके भारत आ गई थी। उनके साथ उनकी सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी देश छोड़ करके भाग गए। उसी बरस यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट छापी थी। दावा किया था कि इस आंदोलन में करीब 1400 लोग मारे गए थे। इसके पहले ही हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में मुकदमे दर्ज किए जा रहे थे। कईयों में आरोप था कि ये हत्याएं हसीना के आदेश पर की गईं। पिछले बरस ही इन आरोपों के सिलसिले में जांच शुरू हो गई थी। ये जांच बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ICT में शुरू हुई। इसका नाम याद रखिएगा, इसके बारे में विस्तार से आगे बात करेंगे। जून 2025 में ICT में इसकी सुनवाई शुरू हुई। जुलाई में औपचारिक तौर पर आरोप तय कर दिए गए। फैसला 13 नवंबर को आना था, लेकिन उसके पहले ढाका में हिंसा की खबरें आने लगी। एहतियातन फैसला सुनाने की तारीख टालकर 17 नवंबर कर दी गई। इस रोज़ क्या क्या हुआ हम पहले आपको बता चुके हैं। अब जानते हैं कि हसीना पर किन आरोपों में मौत की सज़ा उनको दी गई। शेख हसीना पर कुल 5 आरोप थे, सभी मानवता के खिलाफ अपराधों से जुड़े हुए। इसमें हसीना के साथ 2 और बड़े नाम भी शामिल थे। पहले पूर्व गृह मंत्री असदुज़्ज़मा खान कमाल और दूसरे पूर्व पुलिस चीफ अब्दुल्ला अल मामून। इनमें से हसीना और असदुज़्ज़मा खान कमाल दोनों ने ही पिछले बरस बांग्लादेश छोड़ दिया था और फिलहाल भारत में हैं, लेकिन अब्दुल्ला अल मामून बांग्लादेश में ही हैं। उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सरकारी गवाह बन गए थे। मुकदमे में इन तीनों को कुल 5 आरोपों में दोषी पाया गया। आरोप क्या थे समझते हैं। पहला आरोप, तीनों पर हत्या की कोशिश और टॉर्चर के इल्जाम थे। कहा गया कि इन तीनों ने अपराध को बढ़ावा दिया और अपराध को रोकने में नाकाम रहे। इसके मुताबिक आंदोलन के दौरान पूर्व गृह मंत्री असदुज़्ज़मा खान और पुलिस चीफ अल मामून ने निहत्थे छात्रों पर प्लान के तहत हमला करने में मदद की। आरोप था कि इसमें पुलिस के साथ हसीना की पार्टी अवामी लीग के हथियारबंद कैडर भी शामिल थे। दूसरा आरोप था कि हसीना ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स और घातक हथियारों के इस्तेमाल का आदेश दिया। इसे लागू करवाने का जिम्मा था असदुज़्ज़मा खान और अल मामून का। इस आरोप में हसीना को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है। तीसरा आरोप ढाका से 300 किलोमीटर दूर रंगपुर शहर में हुई एक हत्या से जुड़ा है। आरोप है कि हसीना के आदेश पर असदुज़्ज़मा खान और अल मामून ने अपनी फोर्स और अवामी लीग के कैडर्स को कार्रवाई के लिए उकसाया और बिना किसी वजह के अबू सैयद नाम के एक छात्र पर गोलियां चला दी। चौथा आरोप पिछले बरस 5 अगस्त को ढाका के चांखार पुल में हुई कथित हत्याओं से जुड़ा है। आरोप है कि यहां पर
6 निहत्थे प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि हसीना के भड़काऊ आदेशों के बाद असदुज्जमा खान और अल मामून ने अपने लोगों से ये हत्याएं करवाईं। अभियोजन पक्ष का कहना है कि ये हत्याएं जानबूझकर की गईं। इसके लिए हसीना और असदुज्जमा खान को मौत की सजा सुनाई गई है। आखिरी आरोप भी 5 अगस्त 2024 का है। ढाका के आशुलिया इलाके का आरोप है कि यहाँ 6 छात्र प्रदर्शनकारियों को गोली मारी गई। उनमें से 5 को मरने के बाद जला दिया गया और छठे छात्र को कथित तौर पर जिंदा ही आग के हवाले कर दिया गया, जिसे हत्या, टॉर्चर और दूसरे अमानवीय कृत्यों का सबूत माना गया। लिहाजा इस आरोप में हसीना और गृहमंत्री कमाल को सजाए मौत दी गई। इन सब में कोर्ट ने सिर्फ 2 आरोपियों हसीना और असदुज्जमा खान को मौत की सजा सुनाई है। अल मामून को सिर्फ 5 साल की सजा मिली है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अल मामून ने जो जुल्म किए हैं वे मौत की सजा के लायक थे। हम उन्हें दोषी करार देते हैं, लेकिन उन्हें एक हल्की सजा देंगे क्योंकि अल मामून ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पूरे घटनाक्रम का सच्चा और पूरा खुलासा अदालत के सामने किया। उन्होंने इस साजिश में अपनी भूमिका और बाकी आरोपियों की भूमिका का पूरा ब्यौरा दिया है। लेकिन आज हम खास तौर पर शेख हसीना की बात कर रहे हैं। हसीना का इस मामले पर, इस फैसले पर क्या कहना है? उन्होंने न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स को अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस पूरे मुकदमे को राजनीति से प्रेरित बताया है और कहा है कि मेरे खिलाफ सुनाए गए फैसले धांधली से घिरे एक ट्रिब्यूनल ने दिए हैं। इस ट्रिब्यूनल को एक ऐसी सरकार ने बनाया और चलाया है जो चुनी हुई नहीं है और जिसके पास कोई लोकतांत्रिक जनादेश नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे अदालत में अपना बचाव करने का कोई निष्पक्ष मौका नहीं दिया गया। मैं एक निष्पक्ष ट्रिब्यूनल में अपने ऊपर आरोप लगाने वालों का सामना करने से नहीं डरती। उन्होंने ये भी कहा कि हमने हालात पर से काबू खो दिया था, लेकिन जो कुछ हुआ उसे नागरिकों पर पहले से सोचा समझा हमला नहीं कहा जा सकता। तो शेख हसीना इस ट्रिब्यूनल पर आरोप क्यों लगा रही हैं, इसकी कहानी क्या है, ये भी जान लीजिए। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल या आईसीटी बांग्लादेश का एक घरेलू वॉर क्राइम्स कोर्ट है। इसे 2009 में हसीना सरकार ने बनाया था ताकि 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान हुए जनसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाया जा सके। हसीना की पार्टी अवामी लीग ने 2008 के चुनाव में वादा किया था कि 1971 के युद्ध अपराधियों पर कार्रवाई की जाएगी। चुनाव में 2/3 बहुमत आने के बाद सरकार ने आईसीटी स्थापित कर दिया, लेकिन इसकी प्रक्रियाओं पर शुरुआत से ही सवाल उठते रहे। आलोचकों का दावा है कि आईसीटी की व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा नहीं करती। कैसे? 12 नवंबर को ब्रिटेन की एक बड़ी लॉ फर्म डॉटी स्ट्रीट चैम्बर्स ने यूनाइटेड नेशंस में हसीना के मुकदमे के खिलाफ एक याचिका दायर की। क्या कहा था इसमें? फर्म का कहना है कि यह मुकदमा राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से भरे माहौल में हो रहा है। हसीना की गैर मौजूदगी में मामले की सुनवाई हो रही है। मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश के राजनीतिक संबंध हसीना की विरोधी पार्टियों से रहे हैं। अगर हसीना को दोषी ठहराया जाता है, खासकर अगर उन्हें मौत की सज़ा दी जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इसे बिना सुनवाई के दी गई फांसी या एक समरी एग्जीक्यूशन माना जाएगा। ऐसे में सवाल ये कि हसीना के खिलाफ ये फैसला कितनी अहमियत रखता है। जानकार इस पर क्या कह रहे हैं, ये जानते हैं। जैसे मतलब आवामी लीग तो एक पॉलिटिकल पार्टी, सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी, ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, सो उन लोग का तो सर्टनली एक फिजिकल पॉलिटिकल प्रेजेंस है देश में। बट अभी जो माहौल है, मूड बहुत एंटी अवामी लीग है। क्योंकि जो जो हम लोग देखे हैं ना, जो अभी जो डॉक्यूमेंट्स है बाहर में पब्लिक डोमेन में आ गए, प्लस यहाँ पे जो आईसीटी का ट्रायल जो हो रहा था वो जुलाई का जो हुआ था, मतलब वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एविडेंस है कि ऐसी ऐसा ऐसा हरकतें हुआ था, ऐसा ऐसा सिचुएशन तैयार हो गए थे। सो वो हिसाब से मतलब मूड थोड़ा सा स्प्लिट होगा, बिकॉज एक ग्रुप तो होगा जो खुशी, देखिए एज पर द यूएन डॉक्यूमेंट 1422 मेंबर्स पीपल वर किल्ड, एंड मुझे लग रहा है वो नंबर्स एक्चुअली ज्यादा ही होगा, क्योंकि लास्ट जिस बार मैं बांग्लादेश में गई हूँ वो बात हो रहे थे, बहुत सारे अभी भी हॉस्पिटल में है इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेडिकल इश्यूज लेके वो हो रहे हैं। सो एक तो ये जो फैमिलीज है ना जिसका मतलब हैव बीन अफेक्टेड विद, तो उन लोग को तो एक मतलब थोड़ा सा क्या बोले, थोड़ा जस्टिस मिल गया होगा शायद, लग रहा होगा। और बाकी बांग्लादेशी में भी बहुत मूड था कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था जैसे हुआ था जुलाई में।
स्टूडेंट्स का डिमांड है बट ऐसा सिक्योरिटी फोर्स बिल्कुल ओपनली अनगार्डेड स्टूडेंट्स के ऊपर फायर करे और वो लोग अभी भी नहीं मान रहे, वो अलग ही बात है। अभी भी आजकल वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि नहीं कि कौन किया था शूटिंग, आर्मी किया था, पुलिस किया था, मतलब ये सब बोल रहे हैं। सो नेचुरली देखिए बांग्लादेशी आर वेरी पॉलिटिकली अवेयर एक नेशन, तो उन लोगों को तो पता लग जाता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। सो मूड तो थोड़ा सा वो हो गए, बट अवामी लीग सपोर्टर्स का अलग मतलब तरीका होगा टू डील विद इट। सो वही हिसाब से, बट आई गेस ये आईसीटी ट्रायल सब बहुत मतलब सबको पता ही था कि आईसीटी ट्रायल जैसे हो रहा था, तो इसमें एक गिल्टी वर्डिक्ट ही आना था। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप में बांग्लादेश मामलों के एक्सपर्ट थॉमस कीन ने अल जजीरा से हसीना के मुकदमे को लेकर कई तरह की चिंताएं जाहिर की हैं। उनका कहना है कि ये मामला बहुत जल्दी निपटा, आरोपी की मौजूदगी के बिना हुआ ट्रायल हमेशा ही विवाद की वजह बनता है। इसके अलावा बचाव पक्ष के पास कम संसाधन थे, इससे मुकदमे की निष्पक्षता पर भी सवाल उठते हैं। लेकिन इन बातों का इस्तेमाल हसीना के एक्शंस को कम करके दिखाने या उनसे ध्यान भटकाने के लिए नहीं हो सकता। अब बांग्लादेश की राजनीति में हसीना की वापसी की संभावना बहुत कम है। इस फैसले के राजनीतिक असर बहुत बड़े होंगे। हमने जानकारों से ये भी पूछा कि हसीना के पास क्या विकल्प बचे हैं, क्या वो इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकती हैं, और अगर नहीं तो आगे क्या होगा। देखिए पॉलिटिक्स में ना बहुत मतलब कुछ डेफिनेटली बोलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिचुएशंस बहुत डायनामिक है, कुछ होता है चेंज हो जाता है। बट मुझे जो लगता है कि आवामी लीग में शेख हसीना एज ए लीडरशिप का जो रोल है वो थोड़ा सा भी चेंज होना चाहिए। बिकॉज एक लीडर जो हु हैज बीन द मतलब फैक्टर फॉर ये जो हुआ था इंसिडेंट, उसके बाद मुझे लग रहा है कोई मॉरल ग्राउंड है नहीं कि आप एक इतना बड़ा हिस्टोरिकली लार्ज पार्टी को आप लीडरशिप दे सकोगे। बट अवामी लीग का पोजीशन तो बिल्कुल स्ट्रांग है, वो अलग बात है। सो आई थिंक शेख हसीना अभी जो मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकल करियर लुक्स डिफिकल्ट, मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ ज्यादा उम्मीद किया जा सकता है कि वो अगेन, वो जैसे वो खुद बोलती रहते हैं कि अगेन शी विल गो बैक लीड द गवर्नमेंट एंड फॉर्म हर ओन गवर्नमेंट। मुझे नहीं लग रहा है इतना भी, मतलब लोग पीपल विल फॉरगिव, क्योंकि जो जो हुआ है, जो एविडेंस निकल रहे हैं, सो वो उस उनके फेवर में बिल्कुल नहीं जा रहे। सो ये सब पॉलिटिकल मेमोरीज तो रह जाता है ना सबके दिमाग में अंदर। सो हर पॉलिटिकल कैरियर मुझे लग रहा है थोड़ा सा तो अभी मतलब वीकन हो ही गया। बट अगेन पॉलिटिक्स में डेफिनेटली बात बोलना मेरे लिए, सबके लिए मुश्किल है। बट मैं जो देखती हूँ कि आवामी लीग का पॉलिटिकल प्रेजेंस बिल्कुल है, होना ही चाहिए and होगा भी। बट माइनस शेख हसीना ये ज्यादा तगड़ा होता, मैं ये मानती हूँ कि अवामी लीग अगर शेख हसीना स्टेप डाउन कर लेती तो अवामी लीग का अलग से कुछ बन सकता था अभी। बट ऐसा तो नहीं लग रहा है कि शी विल स्टेप डाउन, वो तो अभी भी रिफ्यूट कर रहे हैं सब एलिगेशन। सो अभी मत, आई डोंट थिंक शी विल बी एक्सेप्टेड एज अ लीडर ऑफ द नेशन। पॉलिटिकल अवामी लीग का वो लीडर वो अलग बात है, बट आई डोंट थिंक बांग्लादेशीज विल वोट फॉर हर एज अ लीडर ऑफ द नेशन। अगला सवाल भारत से जुड़ा है। अगस्त 2024 से ही बांग्लादेश की नई हुकूमत भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करती रही है। आज कोर्ट का फैसला देने के बाद भी ऐसा ही हुआ। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली सरकार ने भारत से शेख हसीना और असदुज्जमा खान कमाल के प्रत्यर्पण की मांग दोहराई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि आईसीटी के फैसले में भगोड़े शेख हसीना और असदुज्जमा खान कमाल दोषी पाए गए हैं। मानवता के खिलाफ अपराधों के दोषियों को कोई भी देश अगर शरण देता है तो इसे गैर दोस्ताना व्यवहार और न्याय की अवमानना माना जाएगा। हम चाहते हैं कि भारत सरकार दोनों दोषियों को फौरन बांग्लादेशी अधिकारियों को सौंपे। दोनों देशों के बीच मौजूद प्रत्यर्पण संधि के मुताबिक ये भारत का दायित्व है। लेकिन क्या भारत ऐसा करने को तैयार होगा? जानकार इस पर क्या कहते हैं, सुनिए। मैंने कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई स्टेटमेंट तो नहीं देखा अबाउट एक्सट्रेडिशन, बट मुझे नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट मैंने भारत सरकार एक्सट्रेडिशन में मान जाएंगे। सी एक्सट्रेडिशन ऑल्सो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, हमारा एग्रीमेंट है नहीं कि कोई रिक्वेस्ट करे और वो भेज दे। सो जैसे हम लोग हमारे यहाँ पे कितना फाइनेंशियल प्रॉब्लम में बाहर लोग बैठे हैं, हम लोग को वापस नहीं कर पा रहे। सो एक्सट्रेडिशन एग्रीमेंट होना जरूरी है, बट ऐसा कि नहीं है तो मतलब सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लीगल प्रोसेस है। सो मुझे नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतने इजीली मान जाएगा ये बात। एंड लीगल हमारा लीगल टीम देखेंगे कि ऐसा कैसे ट्रायल हुआ, मतलब बहुत कुछ देखने
लाइक चीज है, सो वो इजिली नहीं मानेंगे। सो मुझे वो ऐसा ही लग रहा है। ऑन द बायलैटरल फ्रंट देखिए, ऐसे ही बायलैटरल फ्रंट थोड़ा सा भी ढीला चल रहा है। हमारा जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है वो यूज नहीं हो रहा है, वीसा बंद है, सो ये सब तो प्रॉब्लम चल ही रहा है। सो इन अगर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाए, हो सकता है कि वो थोड़ा सा इम्प्रूव कर ले रिलेशनशिप। बट ये भी तो हम लोग मानना ही पड़ेगा कि जैसे रिलेशनशिप रहा है जब शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी, उस टाइम में जो जो हम लोग का पार्टनरशिप था, हम लोग सब कुछ लेके काम किए थे, बहुत सारे एरिया में काम किए थे, वो नहीं हो पाएगा इतना जल्दी, टाइम लगता है। और ये सब फॉरेन पॉलिसी डायनामिक भी होते हैं, इक्वेशन बदल जाते हैं। बांग्लादेश अभी देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के साथ, चाइना बोलिए, पाकिस्तान बोलिए, टर्की बोलिए, सबके साथ ज्यादा प्रॉक्सिमिटी दिखा रहे हैं। और वो देश भी चाह रहे हैं कि वो बांग्लादेश के साथ काम करे, क्योंकि इंडिया भी थोड़ा सा पीछे है, वो एक वॉइड क्रिएटेड हुआ है, तो वो लोग भी तो अपॉर्चुनिटी मोमेंट देख के ज्यादा काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। सो ये सब चल रहा है। सो वो डायनामिक का कोई तो जगह हो जाता है ना। सो वो ओवरनाइट इलेक्टेड गवर्नमेंट भी आ जाए तो वो तो ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जो भी अपडेट्स आगे आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं सुर्खियों की ओर। पहली सुर्खी जेनजी से जुड़ी है। नेपाल, इंडोनेशिया, मोरक्को और मेडागास्कर के बाद जेनजी प्रोटेस्ट की लहर मेक्सिको तक पहुंच गई है। ये तस्वीरें देखिए, हजारों लोग सड़क पर हैं, उनके हाथ में पायरेट स्कल यानी समुद्री डाकू वाला झंडा है जो दुनिया भर के जेनजी प्रोटेस्ट में दिख रहा है। ये झंडा जापानी कॉमिक्स से निकला है और ये भ्रष्ट सरकार के खिलाफ खड़े होने का प्रतीक बन गया है। 15 नवंबर को मेक्सिको के करीब 50 शहरों में ऐसा मंजर था, लेकिन राजधानी मेक्सिको सिटी में हालात सबसे ज़्यादा ख़राब थे। उस रोज़ नकाबपोश प्रोटेस्टर्स शहर के नेशनल पैलेस के पास जमा हुए। नेशनल पैलेस वहाँ का राष्ट्रपति भवन है, यहीं पर देश की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम रहती हैं। जब प्रोटेस्ट अपने चरम पर पहुंचा तो प्रोटेस्टर्स ने वहाँ के बैरिकेड तोड़ दिए। पुलिस के साथ उनकी भयंकर झड़प हुई। खबर है कि इन झड़पों में पुलिस वालों समेत करीब 100 लोग घायल हुए हैं। तो सवाल है कि मेक्सिको में ये आग अचानक क्यों भड़की। इसकी तात्कालिक वजह है एक लोकप्रिय मेयर की हत्या। 1 नवंबर को मेक्सिको के मिchoacán राज्य के उरुआपान शहर के मेयर कार्लोस अल्बर्टो मांजो रोड्रिगेज की हत्या कर दी गई। रोड्रिगेज अपने राज्य में ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ एक सख्त अभियान चला रहे थे, इसी वजह से लोगों के बीच खासे पॉपुलर थे। इस बरस मेक्सिको में दूसरी बार किसी मेयर की हत्या हुई है। इसके पहले जून में एक और मेयर साल्वाडोर बास्तिदास के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेक्सिको में अपराध की हालत 1980 के दशक से खराब है। 2006 में पूर्व राष्ट्रपति फेलिपे काल्देरोन ने क्रिमिनल गैंग्स के खिलाफ मिलिट्री को उतार दिया था, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इससे हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ गए। इस वजह से बाद के वर्षों में भी वहाँ के हुक्मरान ऐसा करने से बचते रहे, लेकिन क्राइम रेट ऊंचे स्तर पर ही रहा। इन सब के बीच क्लाउडिया शीनबाम पिछले बरस सत्ता में आई थी। वो अब भी काफ़ी लोकप्रिय हैं, लेकिन जनता के एक तबके को लगता है कि वो देश में सिक्योरिटी सुधरने के लिए कुछ खास नहीं कर रही हैं। मेयर रोड्रिगेज जिनकी हत्या हुई, वो मरने से पहले कई महीनों तक सोशल मीडिया पर शीनबाम से मदद की गुहार लगाते रहे, कहते रहे कि कार्टेल से लड़ने के लिए उन्हें ज़्यादा मदद चाहिए। लेकिन शीनबाम पिछले राष्ट्रपति की तरह हग्स नॉट बुलेट्स यानी गोली नहीं गले लगाओ वाले पॉलिसी पर ही चल रही हैं। वो इंटेलिजेंस और जांच पर फोकस कर रही हैं, लेकिन अब एक लोकप्रिय मेयर की हत्या के बाद युवा पीढ़ी का सब्र जवाब देने लगा है। दिन भर की अन्य खबरों के लिए चलते हैं न्यूज रूम। शेख हसीना को सजा सुनाए जाने के बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत से हसीना को प्रत्यर्पित करने की मांग की, जिस पर अब भारत का जवाब भी आ गया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा, बांग्लादेश के ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को लेकर जो फैसला सुनाया है उसकी जानकारी हमें मिली है। पड़ोसी देश होने के नाते भारत बांग्लादेश के लोगों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। भारत शांति, लोकतंत्र और स्थिरता को बढ़ावा देता रहेगा। हम सभी स्टेक होल्डर्स के साथ जुड़े रहेंगे। इससे पहले बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल ने भी हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की थी। आसिफ ने कहा था, हम भारत से लिखित में अपील करेंगे कि वो शेख हसीना को प्रत्यर्पित करे। अगर भारत एक ऐसे व्यक्ति को पनाह देता रहता है जिस पर बड़े पैमाने पर हत्या के आरोप साबित हो चुके हैं, तो भारत को समझ लेना चाहिए कि ये बांग्लादेश और उसके लोगों के खिलाफ दुश्मनी का कदम माना जाएगा। आज न्याय हुआ है और ये प्रक्रिया जारी रहेगी। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।